अरे ओ महारानी, अंदर ही सो गई क्या? कब की गई हो? जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है और उसके बाद मेरी सहेली से मिलने जाना है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा दीदी। आप एक काम कीजिए, आप जाकर नदी में नहाइए। अरे बेवकूफ औरत, मुझे सलाह मशवरे मत दे। और अगर तुझे इतनी ही देर नहाना होता तो तू नदी में जाकर नहाती ना। वहां पे 1 घंटा ले या 2 घंटे, तुझे कोई कुछ नहीं बोलता। और अब पानी ज्यादा वेस्ट मत कर, मेरे लिए भी थोड़ा बाकी रख। अरे दीदी, अगर आपको इतनी ही जल्दबाजी थी तो आप सुबह जल्दी उठ जाती ना और बाल्टी लेकर मोहल्ले की लाइन में खड़ी रहती। लेकिन वो तो आपसे होने से रहा, बड़ी आई यहाँ पर पानी मांगने। चुप रहो तुम, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम मेरी देवरानी। तो अपने ओहदे को देखकर बात किया करो मुझसे। रिश्ते और उम्र दोनों में भी तुमसे बड़ी हूं मैं। हाँ हाँ, बस उसी में बड़ी हो, बाकी ना अकल है ना शक्ल। बेवकूफ कही की। अभी तू बाहर आ, तब मैं तुझे देखती हूँ। आज तो तेरी खैर नहीं। सवेरे सवेरे तुम दोनों की शुरुआत हो ही गई। तुम दोनों अपनी बचकानी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी। माँ जी, इस चुड़ैल के आने से पहले मैं अपने कमरे में अकेली चैन से रहती थी, लेकिन जब से ये आई है इसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। अरे जीना दुश्वार तो तुमने किया है मेरा। माँ जी, मुझे दीदी के साथ एक कमरे में रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। रात भर खराटे मारकर रोज मेरी नींद खराब करती है। अरे अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो जाओ, जाकर घर के बाहर आंगन में खटिया डालकर सो जाओ। अरे बस करो तुम दोनों तो ऐसे लड़ रही हो जैसे जानी दुश्मन हो। अरे जरूरी नहीं है कि हर घर में देवरानी और जेठानी का रिश्ता बुरा हो। तुम दोनों प्यार से भी तो रह सकती हो। हमारी घर की परिस्थिति भी तो देखो। अब मैं भी हॉल में ही सोती हूँ ना, मैं भी तो सब संभाल रही हूँ। तुम दोनों भी एक दूसरे को संभाल कर रहो। अरे इनके साथ इतना प्यार से कौन रहेगा माँ जी? और तुम्हारे साथ भी। मुझे भी इसके साथ प्यार से रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इस लायक तो है भी नहीं। जेठानी राशि और देवरानी अमृता दोनों के पति दूसरे शहर में नौकरी कर रहे होते हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, इसीलिए घर छोटा होने के कारण उन दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। और एक ही कमरे के होने के कारण दोनों के बीच रोज घमासान शब्दों का युद्ध छिड़ा रहता है। एक दिन की बात है, जब राशि अपने कमरे में आती है तब वहां पर उसके आधे कपड़े फर्श पर पड़े होते हैं और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अमृता पर बरस पड़ती है। अमृता, ये सब क्या है? मेरे आधे कपड़े तुमने फर्श पर क्यों फेंके हैं? राशि दीदी, मैंने आपके कपड़े फर्श पर फेंके नहीं है, बस वहां पर रखे। अब हमारे कमरे में एक ही अलमारी है और वो भी छोटी है, इसीलिए मैंने आधे कपड़े आपके नीचे वाले शेल्फ में रखे हैं और अभी जो नीचे फर्श पर है वो आप देख लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? ये मेरा शेल्फ है और उसमें सिर्फ मेरे ही कपड़े जाएंगे। चुपचाप अपने कपड़े मेरे शेल्फ से निकालो और मेरे कपड़ों को वहीं पर सही सलामत जैसे थे वैसे वापस सेट कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ, आप तो बुरा ही कर सकती हो, कभी अच्छा किया है आपने? बुरे लोग तो बुरा ही काम करेंगे ना। अरे आप तो इतनी पापी हो कि अपनी ही छोटी देवरानी को अलमारी में से थोड़ी जगह भी नहीं दे सकती। अरे तो तुम कौन सी ढंग की देवरानी हो? तुम्हारी जैसी देवरानी को तो मेरी जैसी पापी ही चाहिए। राशि और अमृता दोनों फिर शुरू हो जाती है। एक रोज रात के समय अमृता और राशि को अपने अपने पति के फोन आने वाले होते हैं। तभी वो दोनों सच संवर कर बैठती है। अरे अमृता, तुम कितना भी मेकअप कर लो लेकिन लगोगी तो भूतनी ही। शक्ल देखी है अपनी आईने में? दीदी, मेरी शक्ल तो एकदम मस्त है,
लेकिन आप अपनी शक्ल देख लीजिए, तब आपको समझ आएगा कि कौन भूतनी है और कौन नहीं। मैं अपने पति के वीडियो कॉल की राह देख रही हूँ। वो अभी थोड़ी ही देर में मुझे वीडियो कॉल करने वाले हैं। हाँ, तो मैं भी अपने पति के वीडियो कॉल की राह देख रही हूँ और उसके लिए तुम्हें कमरे से बाहर जाना होगा। वीडियो कॉल आने पर हम दोनों फोन पर ढेर सारी बातें करने वाले हैं। पूरे 4 दिनों बाद उनका फोन आने वाला है। ओ हेलो, आप निकलिए कमरे से बाहर। पहले मैं अपने पति से बात करूंगी, फिर आप करना, समझी? नहीं, पहले मैं अपने पति से बात करूंगी, तुम बाद में कॉल करना। नहीं, मैं करूंगी पहले। नहीं, मैं करूंगी पहले। दोनों में फिर से कहासुनी शुरू हो जाती है और वो दोनों 1 घंटे तक लड़ती रहती है। और कब उन दोनों के पतियों के वीडियो कॉल आकर चले जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। और वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होकर सो जाती है। उसी रात राशि नींद में अपनी देवरानी अमृता पर जाकर बैठ जाती है और भूतिया तरीके से बोलने लगती है। तुझे नहीं चढ़ेगी ठंगबली, कितने दे ठंगबली, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बचाओ! राशि फौरन डर के मारे अमृता को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और उसके बाद फर्श पर गिरकर अमृता को होश आ जाता है। ये सब क्या है? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी आज। अगर अभी मैं तुम्हें धक्का नहीं मारती तो तुम तो मेरा गला दबाकर मार ही डालती मुझे। अरे आई एम सॉरी दीदी। वो दरअसल मुझे नींद में ये अजीब हरकतें करने की आदत है। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही हॉरर मूवीज देख रही हूँ, इसीलिए। वैसे मैंने तो आज तक कई बार अपने पति को नींद में पीटा भी है। ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती और ऊपर से हंसी जा रही हो। बेशर्म कही कि तुम्हें तो कोई भगवान ही बचा ले, क्योंकि आफत का दूसरा नाम ही तुम हो। एक दिन राशि बाहर से खाना लाती है, तभी वो उसे खाकर सारा कचरा वहीं पे छोड़कर बाहर चली जाती है और कुछ घंटों बाद घर आती है। ये सब तुमने साफ क्यों नहीं किया अमृता? ओह, क्या ठाठ है महारानी साहिबा के। मैं आपकी सेविका नहीं हूँ जो आपके फैलाई हुई गंदगी को साफ करती रहूं। ये कचरा आपका है तो इसे साफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। वाह जी वाह! देखो अमृता, तुम अपनी होशियारी अपने पास ही रखो। तुम्हारा आधा कचरा तो मैं ही साफ करती हूँ और मेरा इतना सा कचरा तुम साफ नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम तो बस देखती ही रहो। अरे जाओ जाओ, जो दिखाना है दिखाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बदतमीज बेहुदा औरत। एक रात अमृता को अपने पति का फोन आता है, तभी वो कोने में जाकर शर्माते हुए बात करती है। हाँ, मैंने खाना खा लिया। आपने खाना खाया क्या? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है, आपके आने के बाद मैं वही वाली नाइटी पहनूंगी। थोड़ी ही देर में अमृता की बात खत्म हो जाती है। अरे अमृता, तुम शर्मा क्यों रही थी? और बात करने के लिए कोने में जाने की क्या जरूरत थी? हमने तो इसके भी आगे की लेवल की बातें की है। इसे शर्माया मत करो, तुम्हें सूट नहीं होता। राशि दीदी, आप तो एक नंबर की जाहिल और बेशरम हो। अरे मेरे से उम्र में बड़े होने के बाद भी आप ये सारी बातें कर रही हो। और ऐसा भी नहीं कि 2 पति पत्नी बात कर रहे हैं तो बाहर निकल जाओ। आपको तो कान लगा लगा कर हमारी प्राइवेट बातें सुननी होती है। अमृता, ज्यादा बकवास मत करो। अगर तुम्हें इतनी ही प्राइवेसी चाहिए तो खुद ही बाहर चली जाती। मुझसे उम्मीद क्यों रख रही हो? अरे मैं क्यों जाऊं बाहर? आपको जाना चाहिए था, आपकी ही गलती है। लेकिन जो इंसान अपनी घटिया आदतों से मजबूर हो
उससे बहस करने का क्या फायदा। दोनों देवरानी और जेठानी की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों अपने रसोई के काम को आधे आधे टाइम में बांट लेती है। अमृता दिन का खाना बनाती है तो राशि रात का खाना बनाती है। ऐसे में दोनों को काफी दिक्कतें आती है। ओफो, ये गोल गोल रोटियां तो दीदी को आती है, मेरे हाथ से तो नक्शे बन रहे हैं। अब मैं कैसे बनाऊं इन्हें। और ये बेसन के चीले, इसे भी दीदी ही बनाती थी। अरे यार, ये टाइम के बंटवारे के कारण मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वही रात में जब ये अमृता थी तब वो सब्जी और दाल देख लेती थी, लेकिन अब मुझे ही सब्जियां बनानी पड़ रही है। और ये पिज्जा और नूडल्स, ये सब भी अमृता देखती थी। मुझे तो ये नए जमाने का खाना कुछ भी नहीं आता। दोनों के अलग अलग काम करने के कारण खाना बेस्वाद बनता है। अरे बहू, खाना बहुत ही बेस्वाद बना है। तुम दोनों जब एक साथ थी तब मिल बांटकर अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन अभी देखो, अलग अलग खाना बनाने के कारण आधा खाना तो एकदम बेस्वाद हो गया है। देखो बहुओं, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता। अगर एक साथ खुशी से काम करो तो खाने में भी स्वाद आता है और जिंदगी में भी प्यार आता है। हाँ माँ जी, आप शायद सही कह रही हो। हम दोनों बात बात पर लड़ते झगड़ते हैं। हमें माफ कर दो माँ जी। हाँ माँ जी, अपने हालातों को समझकर लेने की जगह हम दोनों बस झगड़ा ही करती रही। और मैं बड़ी होने के बावजूद भी कभी अपनी देवरानी को समझ के ही नहीं लिया। लेकिन अब नहीं, अब हमें समझ आ गया है और इसीलिए हम दोनों अब से साथ मिलकर प्यार से रहेंगे। हाँ दीदी। और इस तरह अंत में दोनों के बीच के आपसी मतभेद मिट जाते हैं और वो दोनों साथ में एक ही कमरे में एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगती है। आशी अपने पति मायांक और सास सुरेखा के साथ रहती है। एक दिन जब सुरेखा अपने मायके गई होती है, तभी आशी मौके का फायदा उठाकर घर में अपने दोस्तों को बुला लेती है और उनके साथ मजे से नाच गाना और पार्टी शार्टी करती है। आई एम अ डिस्को डांसर, टिंग टिंग टिंग, जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। आशी, मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम हमारे लिए टाइम ही नहीं निकालोगी, लेकिन ससुराल में आने के बाद भी तुमने हमें पार्टी के लिए इनवाइट किया। दैट्स सो नाइस। पार्टी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। लेट्स पार्टी। आशी के वैसे तो कई सारे दोस्त होते हैं, लेकिन उसका एक काले रंग का दोस्त भी होता है, कार्तिक, जो उसका क्लोज फ्रेंड होता है। पार्टी चल ही रही होती है कि उतने में मायांक आ जाता है और पार्टी में लड़कों को देख गुस्सा हो जाता है। सबके जाने के बाद, आशी, ये सब क्या था? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? या तुम भूल चुकी हो कि तुम अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में रहती हो? अरे मायांक, माँ जी अपनी माँ और भाभी से मिलने गई है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को घर पे ही पार्टी के लिए बुलाया। माँ का मायका पास में ही है, वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती थी। वो तो शुक्र है कि मैं था। अगर मेरी जगह माँ आ जाती तो तब तुम क्या करती? बताओ। मायांक, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर नहीं हो तो क्या करूँ आशी? तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लड़के क्यों है? और तुम उस काले लड़के के साथ इतना गुलू गुलू क्यों कर रही थी? ओ कम ऑन मायांक, वो कोई काला लड़का नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है कार्तिक। और तुम कब से इतने दकियानुसी सोच वाले बन गए जो लड़का लड़की और रंग में डिफरेंस करने लगे? मुझे कुछ नहीं पता आशी। आइंदा से अगर तुम्हें किसी फ्रेंड को घर पर बुलाना हो तो मुझे पहले इन्फॉर्म करना। और हाँ, अपने सारे मेल फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट तोड़ दो। यू गॉट इट? लेकिन मायांक मेरी बात तो सुनो। इतना कहकर मायांक वहां से चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद आशी गर्भवती हो जाती है। तभी उसकी खड़ूस सास और पति उसकी देखरेख करने लगते हैं। ये लो आशी,
तुम्हारे लिए फेवरेट चॉकलेट और ये तुम्हारी फेवरेट बुक तुमने मंगाई थी ना पढ़ने के लिए। थैंक यू मायांक। बहू, ये देख, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है और साथ ही गाजर का हलवा भी बनाया है। वाओ माँ जी, ठंड के मौसम में गर्मा गर्म देसी घी में बना गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू सो मच माँ जी। प्रेगनेंसी के दौरान आशी अपने बेस्ट फ्रेंड कार्तिक से काफी बातें करती है। एक दिन मायांक उन दोनों को वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लेता है। आशी, फिर तुम उस कालू कालिया से बात कर रही थी? अरे इतने कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं उस लंगूर में जो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? मायांक, फॉर गॉड सेक यार, कार्तिक को इस तरह गलत वे में कुछ भी मत बोलो, वो मेरा दोस्त है। अरे काय का दोस्त? एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे कुछ नहीं पता। तुम उस बंदर से वीडियो कॉल से अब फोन पर बात नहीं करोगी, समझी तुम? इस तरह मायांक और आशी के बीच में यूं ही बहस जारी रहती है। 9 महीनों बाद फाइनली आशी एक बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर हॉस्पिटल रूम के बाहर आकर मायांक और सुरेखा को ये खुश खबर देते हैं। मुबारक हो, लड़का हुआ है। क्या? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि लड़का ही हुआ। माँ, मुझे बेटा हुआ है। माँ, बेटा हुआ है। हाँ मुन्ना, चल हमारे खानदान के चिराग का चेहरा तो देखते हैं। लेकिन जब सुरेखा और माया दोनों बच्चे का चेहरा देखते हैं तब वो एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे का रंग तो काला होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे ये बच्चा तो काला है। हाय राम, इतना काला बच्चा? बहू, ये तूने हमें क्या दे दिया? एक बेटा तो दे दिया, लेकिन वो भी इतना काला कलूटा। मायांक और सुरेखा दोनों गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और बेचारी आशी अकेली ही बच्चे को घर लेकर आती है। घर में मेहमान आया है, उसके बावजूद भी आप दोनों नाखुश हो। माँ जी, आपके हाथ तो तरस गए थे ना बच्चे को अपने हाथ में उठाकर उसके साथ खेलने के लिए। और मायांक, तुम्हें तो लड़का ही चाहिए था ना? लेकिन ऐसा नहीं। अरे इतने काले बच्चे को मैं अपने हाथ में लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। छी 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 छी, हमारे खानदान में तो आज तक इतना काला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, और ना ही तुम्हारे खानदान में दादा परदादा लोग तक कोई काला है। आशी, तुम गोरी हो, मैं भी गोरा हूँ, हमारी फैमिलीज में कोई भी काला नहीं है। उसके बाद भी ये बच्चा काला कैसे पैदा हुआ? ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, ये किसी और का बच्चा है। ये तुम क्या अनप शनप बोले जा रहे हो मायांक? सही तो कह रहा है मुन्ना। मुझे तो लग रहा है कि ये बच्चा जरूर उस काले कार्तिक और तुम्हारा है, इसीलिए ये उस पर गया है। वैसे भी तुम दोनों तो दिन रात बातें किया करते थे, तुम्हारा उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा था। छी, बस मायांक, कब से तुम बकवास पे बकवास किए जा रहे हो? तुमने ना सिर्फ मेरे बेटे के रंग पर सवाल उठाया है, लेकिन मेरे एक औरत के चरित्र पे भी सवाल उठाया है। अगर इतना ही है तो डीएनए टेस्ट करवा लेना मुन्ना, तब पता चल जाएगा कि ये बदसूरत काला बच्चा तेरा है या किसी और का गंदा खून है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो आशी, डीएनए टेस्ट करके सब साबित हो जाएगा। नहीं, मैं कोई डीएनए टेस्ट नहीं करूंगी। तू तो सच्ची है ना, तो घबरा क्यों रही है बहू? मैं घबरा नहीं रही, अगर मैं खुद से कह रही हूँ, और डॉक्टर ने भी यही बताया है, और सब आपके सामने ही हुआ है। फिर भी आप दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं, तो मैं कोई भी सफाई या प्रूफ नहीं दूंगी। क्यों दोगी तुम? प्रूफ में पता तो चल ही जाएगा ना कि ये बच्चा उस काले लंगूर की नाजायज औलाद है। तभी आशी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो मायांक को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। बस, बहुत हुआ तुम्हारा। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो,
मेरे बच्चे की इज्जत ना हो और मुझ पर किसी को रत्ती भर भी भरोसा ना हो, उस घर में मैं नहीं रहूंगी। जा रही हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ, चलो निकलो निकलो, जल्दी दफा हो जाओ मेरे घर से। आशी अपना सामान बांधकर बच्चे के साथ मायके चली जाती है और वहीं रहने लगती है। जब आशी की माँ को सब पता चलता है तब उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने नाती को उसके काले रंग के साथ भी प्यार करती है और उसकी खूब देखरेख करती है। आशी बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू केवल 3 महीने की थी जब तेरे बाबूजी उस ट्रेन एक्सीडेंट में हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद तो मैंने अकेले ने ही तुझे संभाला। एक माँ के साथ साथ पिता भी बनी और तू भी बनेगी। हाँ माँ, मैं मेरे बच्चे की माँ और उसके पिता दोनों बनूंगी और उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी और सारी अच्छी बातें सिखाऊंगी ताकि वो अपने हैवान पिता की तरह गलत सोच वाला ना बने। हाँ बिटिया। आशी अब अपने बच्चे को अच्छे से संभालती है। वही बेचैन मायंक एक दिन डॉक्टर के पास जाकर सारे रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि सच में वो काला बच्चा उसी का है। ये क्या? ये सारी रिपोर्ट्स और ये प्रूफ तो यही कह रहा है कि वो काला बच्चा मेरा ही है। इसका मतलब मैंने जिस बच्चे का इतना तिरस्कार किया वो मेरा ही खून था, मेरा बच्चा। कभी कभी माँ बाप या खानदान वाले गोरे भी हो तो भी बच्चा काला या सांवला रंग का पैदा हो सकता है और ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण ही होता है। इसमें किसी को दोष देकर फायदा नहीं। मायंक को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बच्चे से मिलने के लिए आशी के मायके चला जाता है। तभी आशी उसे घर की दहलीज लांघने ही नहीं देती। रुक जाओ वहीं पर मिस्टर मायंक सिन्हा, मैं तुम्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं दूंगी। आशी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई आशी। मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पर और हमारे बच्चे के रंग पर सवाल किया। वो किसी और का है ये कहा, लेकिन अब मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन मिल चुका है आशी कि वो खून मेरा ही है। और ये कंफर्मेशन मिलने के बाद तुम यहाँ बच्चे से मिलने चले आए? छी माया, कितने घटिया इंसान हो तुम। जिस आदमी को औरत की इज्जत करना और दूसरे के रंग रूप की इज्जत करना नहीं आता, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं रखना। दामाद जी, अब आपको मेरी बेटी सीधे कोर्ट में मिलेगी। तलाक के लिए तैयार रहिए। इतना कहकर आशी मायांक के मुंह पर दरवाजा बंद करती है और कुछ महीनों बाद ही उन दोनों का तलाक भी हो जाता है और आशी अपने बेटे को अकेली ही संभालती है।